नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं CBSE पाठ्यक्रम ब यानी कि कोर्स बी की एक कविता पर्वत प्रदेश में पावस जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है, उसकी व्याख्या लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। अब कविता में जो है वो दो चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं, दो चीजें कि निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 2 अंक का आपका प्रसंग होता है और 3 अंकों की आपकी होती है व्याख्या। तो कभी कभी बच्चे प्रसंग छोड़ देते हैं, सिर्फ व्याख्या लिख देते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन अंक पूरे नहीं आ पाते क्योंकि आपसे प्रसंग भी पूछा गया है ना। तो प्रसंग में मुख्य रूप से होती हैं 4 चीजें: कविता का नाम, कवि का नाम, पुस्तक का नाम और एक वाक्य में कि कवि इस पद में या इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ एक वाक्य में आपको कहना होता है, ये प्रसंग होता है। तो मैं एक प्रसंग बोल देती हूँ, इससे आपको जो है समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे, मान लीजिए कुछ भी आया, इसमें से कोई भी पंक्ति आई तो आप ऐसे लिखेंगे: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की कविता पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई है। पूर्ण विराम। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पूर्ण विराम। छायावाद के आधार स्तंभ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में पर्वतीय प्रदेशों में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है कि डैश, निर्देशक चिन्ह डालेंगे, नीचे लिखेंगे व्याख्या और फिर जो पंक्ति आई है उसे अच्छे से बहुत ही अपनी सृजनात्मकता के साथ आप व्याख्यायित कर देंगे और मेरी वीडियो पूरी सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी सृजनात्मकता में भी अभिवृद्धि होगी। तो आपको पूरे मिलेंगे 5 में से 5 अंक। और मुझे बताइएगा जरूर जब आपको अंक मिलेंगे टिप्पणी बक्सा में लिखकर। तो आज की जो कविता है, जो व्याख्या है, वो सुनने के लिए आप सब लोग अपनी आंखें बंद रखिएगा, एकदम आराम से आंखें बंद और ध्यान पूरा केंद्रित व्याख्या पर। और जो जो मैं बोलती जाऊंगी उसकी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन आप करते जाना। एक सुंदर दृश्य आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो आप कविता की व्याख्या को और भी अच्छी तरह समझेंगे, आप आनंदित होंगे और बहुत मजा आएगा। आप आंखें बंद करके सुनिए। पहले आंखें, क्योंकि मैं यहाँ पर शब्दों के अर्थ भी लिखते जाऊंगी, तो जब मैं पूरी व्याख्या समझा लूंगी उसके बाद आंखें खोलकर आप बाद में अर्थ भी पढ़ सकते हैं ताकि उनकी वर्तनी सीख सकें। कौन से शब्द का कौन सा अर्थ है ये आप बार बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कविता। उससे पहले सुमित्रा नंदन पंत का एक छोटा सा परिचय, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि पुस्तक में पहले से विद्यमान होता है। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड में कौसानी नामक जगह में हुआ था। वे छायावाद के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। छायावाद एक युग है और उसके 4 आधार स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस हम आज पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो इस कविता में पावस ऋतु में यानी कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय अंचल या पर्वतीय क्षेत्रों का माहौल कैसा होता है, उसका वातावरण कैसा होता है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया है जगह जगह और ऐसा दृश्य वे उपस्थित कर देते हैं अपने शब्दों द्वारा, ऐसा सुंदर चित्र खींच देते हैं कि पाठक जो है वो भाव विभोर हो उठता है, मोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब आंखें बंद कर लीजिए आप और जो जो मैं बोलती जाऊंगी उसकी कल्पना आप करते जाइए, ठीक है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वतीय प्रदेश का, पर्वतीय अंचल का चित्रण है जहां पर प्रकृति यानी कि नेचर पल पल अपना वेश यानी कि रूप परिवर्तित करती रहती है, जहां क्षण में धूप और क्षण में बादल, क्षण में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे सुंदर दृश्य का चित्रण इस कविता में किया जा रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब विशाल काय पर्वत है,
उसकी कल्पना कर लीजिए। उस पर्वत पर हजारों सुंदर फूल खिले हुए हैं। कल्पना कर लीजिए, पर्वत के चरणों पर, पर्वत के पैरों पर एक विशाल तालाब है, सरोवर है। इतना स्वच्छ, इतना सुंदर, इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना साफ है उस तालाब का जल, उस सरोवर का जल, कि उसमें पर्वत की परछाई यानी कि उसका प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे चित्र की कल्पना कर लीजिए अपने सामने, ऐसा जल देख लीजिए, ऐसे फूल देख लीजिए हजारों खिले हुए, और ऐसे पर्वत देख लीजिए। कैसे पर्वत, उनका आकार कैसा है? मेखला जैसा। मेखला होता है स्त्रियों की कमर में पहनने वाला एक आभूषण, जिसे हम करधनी या कमरबंद भी कहते हैं और मेखला भी कहते हैं। तो पर्वतों का आकार मेखला जैसा है, और पर्वतों पर खिले हुए जो हजारों फूल हैं, उन्हें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने आंखों का रूप दिया है। पर्वत अपने हजारों फूल रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे अपने चरणों में स्थित साफ स्वच्छ निर्मल जल में या तालाब में अपना विशाल आकार, अपना महान आकार देख रहा है। चित्र की कल्पना कर लीजिए, क्या सुंदर चित्र आपकी आंखों के आगे बन जाता है। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब कवि ने बात कर ली पर्वतों की, बात कर ली सरोवर की, बात की कवि ने फूलों की, अब वे बात करते हैं झरनों की। पर्वतीय प्रदेशों में क्या सुंदर वाटरफॉल, क्या झरने जो हैं पर्वत की श्रेणी से, पर्वत की चोटी से, पर्वत की ऊंचाई से प्रवाहमान होते हैं, पूरी गति से जो है नीचे की ओर बह रहे होते हैं, तो कल कल की ध्वनि करते हैं, झरझर की ध्वनि करते हैं, बहुत तेज आवाज करते हैं। तो दोबारा कल्पना कर लीजिए उस सुंदर दृश्य की, कि मान लीजिए पर्वत से झरने बह रहे हैं, तो उनकी जो आवाज है, उनको, उस आवाज को कवि ने कहा है कि मानो जो झरने हैं वे पर्वत का यशोगान कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, पर्वत की विराटता की, विशालता की गाथा गा रहे हो, पर्वत की महानता की गाथाएं गा रहे हो, उसकी गौरव गाथा गा रहे हो। जैसे महान सम्राट, महान राजा के गौरव गाथा गाई जाती हैं, युग पुरुषों की गौरव गाथा गाई जाती है, ठीक उसी प्रकार झरने की आवाज़ न होकर मानो वह झरना पर्वतों का यशोगान कर रहा हो, पर्वतों की विशालता की गौरव गाथा गा रहा हो। इस प्रकार उन्होंने झरने का मानवीकरण कर दिया, क्योंकि मानव ही तो गाथा गा सकता है ना, तो झरनों की आवाज़ को उन्होंने मानव की आवाज़ कह दिया, गौरव गाथा कह दिया। इस प्रकार झरनों का मानवीकरण किया। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में नस नस उत्तेजित कर, उत्तेजित होता है एक्साइटेड, तो नस नस जो है वो नशे से भर गई है और उस उत्तेजना से झरना बह रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। जब पूरे फोर्स से, पूरे फ्लो से, पूरे वेग से, पूरे प्रवाह से झरने बहते हैं तो उनमें झाग उत्पन्न होता है, और जब वे पर्वतों से टकरा कर उनकी बूंदें इधर उधर गिरती हैं तो वो मोतियों की लड़ियों जैसी प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है मानो मोतियों की लड़ियाँ इधर उधर जो हैं गिर रही हैं, फैल रही हैं। आप फिर से कल्पना कर सकते हैं इस सुंदर चित्र की। गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब जो पर्वत है, गिरिवर क्या होता है? गिरि माने पर्वत और वर माने श्रेष्ठ, पर्वतों में श्रेष्ठ, क्योंकि जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर उच्चतम पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जी उत्तराखंड के हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उनका संबंध है, इसलिए उन्होंने अपने वहाँ के पहाड़ों को, उत्तराखंड के पहाड़ों को गिरिवर कहा है। पर्वतों में श्रेष्ठ, गिरि में श्रेष्ठ के उर से उठ उठकर, उर माने हृदय और छाती दोनों ही है, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, उच्चाकांक्षाएं, उच्च
धन आकांक्षा से ये शब्द बना है। ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, ऊंची ऊंची अभिलाषाएं, ऊंची ऊंची इच्छाएं, ऊंची ऊंची चाहतें, क्योंकि मनुष्य जो है उसके हृदय से हमेशा ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, इच्छाएं, चाहतें उमड़ती रहती है, बहुत कुछ करना चाहता है जीवन में। तो इसलिए कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने इच्छाओं की तुलना, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की तुलना मनुष्य की इच्छाओं से की है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं जैसे बहुत ऊंची होती हैं, आकांक्षाएं जैसे बहुत ऊंची होती हैं, उसके हृदय से जैसे ऊंची ऊंची इच्छाएं और आकांक्षाएं उठती हैं, वैसे ही पर्वत की छाती से ऊंचे ऊंचे वृक्ष उठे हुए हैं, जिनकी तुलना उच्च आकांक्षाओं से की गई है झांक रहे। और तरुवर कहा है, देखिए वृक्षों को, तरु माने वृक्ष और वर माने, मैंने गिरिवर में बताया था श्रेष्ठ, तो गिरिवर और तरुवर, पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिवर, वृक्षों में श्रेष्ठ तरुवर। तो क्यों कहा? क्योंकि पर्वतीय श्रृंखलाओं में, पर्वतों में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, चीड़, शाल, देवदार के वृक्ष जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, ऐसे लगता है आसमान से बातें कर रहे हैं, पूरे आसमान को छूते हैं, इतने ऊंचे वृक्ष होते हैं, इसीलिए उन्हें तरुवर कहा गया है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष माने बिना पलकें झपकाए। कभी कभी हम किसी चीज में ध्यान केंद्रित करते हैं तो बिना पलकें झपकाए देखते रहते हैं ना, उसे कहते हैं अनिमेष। उसके लिए दूसरा शब्द निर्निमेष भी है और एकटक भी है, मतलब बिना पलकें झपकाए। अटल बिना हिले डुरे, क्योंकि वातावरण बिल्कुल शांत है, कोई जोर जोर से हवा नहीं चल रही है, इसलिए पेड़ जो है बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे हैं, शांत हैं। तो जिस प्रकार व्यक्ति कभी ना कभी चिंता में मग्न होता है, गहन चिंतन कर रहा होता है, शांत होता है, कई बार होते हैं ना, हम बहुत सोच रहे होते हैं तो इतना हमारा ध्यान केंद्रित होता है सोचने पर कि कमरे में कोई आकर चला भी जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे वृक्ष मानो चिंता पर हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बिना हिले डुले, बिना पलकें झपकाए एकटक आकाश की ओर ताक रहे हैं। नीरव नभ पर, नभ माने आसमान और नीरव माने शांत, क्योंकि वहां पर ध्वनि प्रदूषण नहीं है, पर्वतीय इलाकों में ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, बिल्कुल शांति होती है, तो आकाश एकदम शांत है। और उस शांत आकाश में ऊंचे ऊंचे, जिस प्रकार मनुष्य के हृदय से ऊंची ऊंची इच्छाएं उठती हैं, ठीक उसी प्रकार पर्वतों की छाती से ऊंचे ऊंचे चीड़, शाल और देवदार के वृक्ष उठ रहे हैं और इतने ऊंचे उठे हुए आसमान को इस प्रकार छू रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो शांति से कुछ चिंता में मग्न है, कुछ गहन चिंतन कर रहे हैं और बिना पलकें झपकाए शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं, एकटक आकाश को देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब ये सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, इन्हें कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण हिंदी काव्य जगत में सुमित्रानंदन पंत ने किया है, उतना शायद ही किसी और कवि ने किया हो। ऐसी कलम की कारीगरी इन्होंने बिखेरी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं व्याख्या करूंगी तब आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसका चित्र अपने आगे इमेजिन कर लीजिए, चित्र की कल्पना कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा। अब जादू ये हुआ कि उन्होंने शुरू में क्या लिखा था कि पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु में जो प्रकृति होती है वो पल पल यानी कि क्षण क्षण, चुटकियों में अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। अभी तक क्या हो रहा था? पर्वत दिख रहा था, पर्वत श्रृंखला दिख रही थी मेखला के आकार की, और पर्वतों के चरणों पर साफ स्वच्छ निर्मल तालाब दिख रहा था, शोर मचाते हुए झरने दिख रहे थे, उनकी बूंदें मोतियों की लड़ियों की तरह इधर उधर बिखर रही थी, वो दिख रहे थे, ऊंचे ऊंचे शाल, चीड़ और देवदार के वृक्ष दिख रहे थे। क्या सुंदर वातावरण था। और अचानक क्या हो गया? उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर माने भू को धारण करने वाला, यानी कि पर्वत। पर्वत उड़ गया अचानक, अचानक उड़ गया। और कैसे उड़ गया? फड़का अपार पारद के पर माने पंख, पंख लगाकर उड़ गया। लेकिन किस चीज के पंख लगाकर? पारद के। पारद होता है पारा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मर्क्यूरी। आपने देखा होगा अपने प्रयोगशाला यानी कि लैब्स में देखा होगा, और नहीं देखा तो एक पुराने जो थर्मोमीटर्स आते थे, डिजिटल वाले नहीं, पुराने वाले, उसमें पारा होता है अंदर, मर्क्यूरी इधर से उधर जाता है, रेज होता है वो, जब बुखार आ जाता है तो पारा इधर उधर जाता है, बढ़ता है पारा।
वो कैसे चमकता है, सिल्वर कलर का होता है ना, धवल श्वेत उज्जवल चमकता हुआ। तो क्योंकि पर्वतीय अंचल में जब बादल, क्योंकि यहाँ तो समतल मैदानों में जब बादल होते हैं ना, वो क्योंकि प्रदूषण होता है तो काले भी होते हैं वैसे, लेकिन पर्वतीय प्रदेशों के बादल जो होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण नहीं है तो बहुत धवल होते हैं, श्वेत होते हैं, उज्जवल होते हैं, चमकीले होते हैं। इसलिए उन बादलों की तुलना की है पारे से, क्योंकि पारे के समान सुंदर हैं, उज्जवल हैं, धवल हैं, श्वेत हैं, चमकीले हैं। ये सारी विशेषताएं हम लिखेंगे ना तो हमें अच्छे अंक मिलेंगे। और बादल इतने नीचे उतर आते हैं पर्वतीय प्रदेशों में क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं ना, बादल तो ऐसे दिखते हैं जैसे मान लो आप छू लेंगे उनको, इतनी नीचे बादल उतर आते हैं। तो वो बादलों ने जब आच्छादित कर दिया है पर्वतों को, घेर लिया है, पर्वतों पर घिराए इस तरह ढक दिया है पर्वत श्रृंखला को, तो पर्वत दिखने बंद हो गए। और जब दिखने बंद हुए तो कवि ने क्या कहा, कैसे कहा कि मानो पारे जैसे श्वेत उज्जवल धवल चमकीले सुंदर स्वच्छ पंख लगाकर, बादलों के पंख लगाकर पर्वत उड़ गया, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, बादल उतर आए हैं जमीन पर, रवशेष रह गए। और अचानक इतनी वर्षा प्रारंभ हो गई, इतनी जोर से कि सब कुछ वहां दिखना बंद हो गया। पर्वत बादलों से ढके हुए हैं, पर्वत दिख नहीं रहे, झरने नहीं दिख रहे, अभी अभी तो दिख रहे थे, इतने मोतियों की लड़ियां इधर उधर जा रही थी, अभी नहीं दिख रहे हैं। और क्या शेष रह गया, बच गया, रव। रव माने शोर, किस चीज का, झरनों का, क्योंकि इतने प्रवाह से, इतने वेगपूर्ण ढंग से, इतने वेग से पर्वतीय चोटी से बहते हुए आ रहे हैं झरने की, उनका शोर बच गया, वही सुनाई दे रहा है। आंखें बंद करके कल्पना करनी है, अभी अभी पर्वत थे, पर्वत लुप्त हो गए और सिर्फ झरनों का शोर। सुनिए, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अंबर माने आसमान। जैसे राजा की सेना होती है ना, वो दूसरे राजा की प्रतिद्वंदी राजा की सेना पर टूट पड़ती है, तो कैसे बाणों की वर्षा करती रहती है, निरंतर वर्षा करती रहती है, और ऐसे कहते हैं कि एक राजा मानो दूसरे राजा पर, या एक सेना मानो दूसरी सेना पर टूट पड़ी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इतनी जोर से वर्षा हो रही है कि मानो आसमान धरती पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया तालियों, जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब फिर कलम की कारीगरी, क्या सुंदर प्रयोग। धस गए धरा में सभय शाल, सभय भय सहित डर के मारे धस गए। धरा में पृथ्वी में कौन धस गए, शाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष। इतने ऊंचे वृक्ष थे, आसमान से बातें कर रहे थे, अभी तो आसमान में झांक रहे थे, धस कैसे गए, ऐसे धस गए कि धरती फट गई और उसके अंदर नहीं चले गए। वर्षा इतनी तीव्र है, इतनी मूसलाधार है, इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है कि दृश्यता शून्य हो गई है, जीरो विजिबिलिटी। आसपास की दृश्यता शून्य हो गई है, कुछ पेड़ पर्वत कुछ नहीं दिखाई दे रहे। तो पर्वत नहीं दिखाई दे रहा था तो हमने क्या बोला कि पंख लगाकर उड़ गया। अब पेड़ नहीं दिख रहे हैं तो कवि क्या कह रहे हैं, मानो अभी अभी तो खड़े थे और अभी अभी आसमान जो वाणों की वर्षा कर रहा है इतनी तीव्रता से, उसके डर के मानो ऊंचे ऊंचे शाल चीड़ और देवदार के वृक्ष धरती में धस गए और गायब हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे अब। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से दृश्यता शून्य हुई है। लेकिन कवि की कल्पना देखिए, कवि की सृजनात्मकता देखिए, कवि की कलम की कारीगरी देखिए, कवि की लेखनी का चमत्कार देखिए। क्या सुंदर ढंग से कहते हैं कि डर के मारे धंस गए पेड़। उठ रहा धुआं जल गया ताल, अभी तो सरोवर दिख रहा था, क्या सुंदर, इतना स्वच्छ निर्मल पानी था उसमें, इतना साफ जल था उसमें कि उसमें पर्वतों की का पूरा प्रतिबिंब साफ साफ दिख रहा था। अपना महान आकार देख रहा था पर्वत, अपनी हजारों फूल रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर फूलों की परछाई थी, पर्वतों का प्रतिबिंब था, इतना स्वच्छ निर्मल जल था। अब क्या हुआ, अब उसमें वर्षा पड़ रही है, पानी जोर जोर से गिर रहा है। अब इतनी जोर से जब वर्षा निरंतर पड़ रही है पानी में, वो पानी आपको दिखेगा?
नहीं दिखेगा, क्योंकि दृश्यता पूरे वातावरण में शून्य हो गई है। तो वहां भी बस धुआं उठ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, वहां सरोवर है। एकदम बारिश में ही किसी को दिखा दें आप तो वहां दिखेगा ही नहीं कि अभी अभी यहाँ पर्वत थे, पेड़ थे ऊंचे ऊंचे, सरोवर था स्वच्छ, झरने थे, कुछ नहीं दिखेगा, दृश्यता शून्य हो गई। तो वो जो धुआं उठ रहा है बारिश की वजह से, उसको कवि ने क्या कहा, मानो तालाब में आग लग गई हो। और आग जहां भी लगती है वहां पर धुआं जरूर उठता है। तो वर्षा से जो धुआं उठा है उसे कवि ने कह दिया है कि मानो तालाब में आग लग गई है और उस आग के फलस्वरूप वहां से धुआं उठ रहा है। तालाब जल गया, उसमें से धुआं उठ रहा है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र वर्षा के देवता हैं। इंद्र चाहें तो अतिवृष्टि करवा दें, इंद्र चाहें तो वर्षा न होने दें, इंद्र चाहें तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी करवाएं, उनकी मर्जी है। ऐसा माना जाता है भारतीय मिथक में, हिंदू मिथक में माना जाता है इंद्रदेव को वर्षा के देवता माना जाता है। और जलदयान, बादल रूपी यान, विमान, एरोप्लेन, बादल रूपी विमान में बैठकर और विचर विचर घूम घूम कर, चारों ओर आसमान में घूम घूम कर इंद्रदेव मानो जलदयान बादल रूपी विमान में बैठकर चारों ओर घूम घूम कर विचरण कर कर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं इंद्रजाल, जादू कर रहे हैं। एक ऐसी जादुई शक्ति, एक ऐसी माया उन्होंने धरती पर फैला दी कि अभी अभी तो सब कुछ दिख रहा था और जादूगर क्या करता है, ऐसे कहता है ना, ये देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में एक फूल है, आबरा कडाबरा, गायब, ऐसे जादू दिखाता है ना। ऐसे ही इंद्रदेव अपना जादू फैला रहे हैं, अपना जादू दिखा रहे हैं, अपना चमत्कार दिखा रहे हैं कि इस चमत्कार के फलस्वरूप अभी अभी चीज़ें जो सारी विद्यमान थी, अभी अभी सारी चीज़ें आंखों से ओझल हो गई, सब गायब हो गया, मानो जादू से सब उड़ गया हो। और ये किसका जादू है, ये इंद्रदेव का जादू है, जो बादल रूपी विमान में बैठकर पूरी जगह विचरण कर रहे हैं और वहीं से जादू दिखा रहे हैं, जादू खेल रहे हैं। ये देखिए कवि की लेखनी का चमत्कार, क्या मतलब पंत, अगर आपने आंखें बंद कर जो जो पंक्ति मैंने बोली है वो सुन सुन कर उसकी कल्पना की है, तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूं कि आपके आगे पक्का पर्वतीय अंचल का एक बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त दृश्य बन गया होगा। यदि बना है तो मुझे टिप्पणी बक्सा में लिखकर अवश्य बताइए। इतनी सुंदर कवि की लेखनी है और इतनी सुंदर है कि मैं तो बिल्कुल सिखाने के प्रवाह में यही भूल गई कि मैंने अर्थ कहीं लिखे नहीं। आपसे कहा था मैं लिख लिख कर समझाऊंगी, तो कोई नहीं, मैं अभी लिख देती हूँ। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है हमेशा कि कविता में प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात की गई है, विविध उपमानों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारी तुलना की है कवि ने। कवि की लेखनी का सौंदर्य जो लेखनी है वो चमत्कारिक है, एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करती है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखते हैं ना तो आपको अतिरिक्त अंक मिलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पावस मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी। अब आप आंखें खोल के इनके अर्थ जो है याद रखने के लिए सीख लीजिएगा इनकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग। पावस वर्षा, और मेखलाकार मतलब जो स्त्रियां कमर में पहनती हैं आभूषण, करधनी उसका आकार, करधनी के आकार की है पर्वत श्रृंखला। अपार माने जिनका कोई अंत ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ तक पर्वत फैले हुए हैं, इसलिए लेखक ने उन्हें अपार कहा है, जिनका कोई अंत न हो। ठीक है, अपने सहस्त्र माने हजारों, पर्वत पर हजारों फूल खिले हैं ना, सहस्त्र माने हजारों। दृग सुमन आंखों रूपी फूल, फूलों को आंखों का रूप दिया है ना, सॉरी, फूलों को आंखों का रूप दिया है ना, इसलिए फूल रूपी आंखें, आंखों रूपी फूल नहीं, फूल रूपी आंखें। तो आराम से इमेजिन कर लीजिए, क्या हजारों लाल पीले नीले जैसे फूल देखने हैं, देख लीजिए खिले हुए हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, थोड़ा सा आप पर्वतीय अंचल का दृश्य अपने सामने लाएंगे ना तो बहुत आपको भी आराम मिलेगा, यहाँ मस्तिष्क को शांति मिलेगी। अवलोक रहा है, अवलोकना माने देखना, अवलोक माने देख रहा है,
नीचे जल में निज, निज माने अपना, अपना। महाकार माने महान आकार, बड़ा आकार। दर्पण माने शीशा, शीशा आईना, क्योंकि बहुत साफ स्वच्छ निर्मल है ना तालाब का जल, इसलिए दर्पण जैसा बोला उसको। गिरि माने पर्वत, पहाड़। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मद माने नशा, पूरे नस नस में नशा भरा हुआ है झरनों के, और एकदम उत्तेजना से बह रहे हैं, बिल्कुल नशे में दौड़ रहे हैं। ठीक है। गिरिवर पर्वतों में श्रेष्ठ, आपको बता दिया था, यानी कि ऊंचे पर्वत। पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिवर यानी कि ऊंचे पर्वत। तरुवर, उर माने हृदय भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। जब मनुष्य के लिए बोलेंगे तब हृदय बोलिए, जब पर्वतों के लिए बोलेंगे तब छाती बोलिए। मनुष्य के हृदय से उठती हुई ऊंची ऊंची आकांक्षाएं या इच्छाएं, पर्वतों की छाती से उठते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़, ऐसे। तरुवर वृक्षों में श्रेष्ठ यानी कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष। तरु माने वृक्ष होता है ना, वृक्षों में श्रेष्ठ यानी कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष। झांक रहे नीरव, नीरव माने एकदम शांत, बिल्कुल शांत। नभ माने आकाश, आसमान। ठीक है। अनिमेष बिना पलकें झपकाए, निर्निमेष या एक टक, एक टक बिना पलकें झपकाए, समझ गए होंगे आप। अटल माने बिना हिले डुले, चिंता पर चिंतन कर रहे हैं, चिंता में हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर माने भूमि को धारण करने वाला यानी कि पर्वत। पारद माने पारा यानी कि मर्क्यूरी। पर माने पंख, पंख, पंख लगाकर उड़ गया ना वो पर्वत। रव माने शोर, शेष माने बच गया, शोर बच गया, किस चीज का? झरने का। झरना यहां बता दिया, नहीं बताया था? अच्छा, झरना, निर्झर माने झरना। ठीक है। धस गए धरा में सभय शाल, सभय माने डर के मारे, और शाल जो है वृक्ष का नाम है, शाल का वृक्ष है। शाल, चीड़, देवदार, यही वृक्ष वहां पर होते हैं पहाड़ों में, पर्वतीय अंचल में। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ये सिंपल है, सामान्य है। जलदयान, जलदयान माने बादल रूपी विमान, बादल रूपी विमान यानी कि जहाज। ठीक है। इंद्र खेलता, इंद्रजाल, इंद्रजाल माने चमत्कार या जादू, इंद्र का जादू, इंद्र का चमत्कार, ऐसे। तो अब आपको जो है स्पेलिंग्स भी यहाँ अर्थों के पता चल जाएगी, और हम कोई वर्तनी की गलती नहीं करेंगे, तो 5 में से 5 अंक आएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो देखकर ऐसा लगा कि आपकी व्याख्या, इसमें व्याख्या में कुछ अभिवृद्धि हुई है, आप और अच्छी तरह से समझ सके हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो या व्याख्या कैसी लगी, और किसी हिंदी संबंधी अन्य विषयों पर भी आप मुझसे किस प्रकार की जानकारी या वीडियोस चाहते हैं, मुझे टिप्पणी बक्सा में लिखकर अवश्य बताएं। मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगी। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।